गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी। आज फिर एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। 11th केमिस्ट्री में हमने परमाणु संरचना के आधुनिक सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे ऑब्बो सिद्धांत। स्टूडेंट, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने के लिए जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है उसे ऑब्बो सिद्धांत कहते हैं। ऑब्बो का मतलब होता है निर्माण। ऑब्बो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग करना, निर्माण करना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। ऑब्बो सिद्धांत को 3 उप सिद्धांतों में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे है पाउली का अपवर्जन का नियम। पाउली के अपवर्जन का नियम। दूसरा है हुंड का नियम, हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम। अधिकतम बहुलकता का नियम। और तीसरा है N+L का नियम। ये तीनों नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने में सहायक होते हैं। फर्स्ट नंबर पे पाउली के अपवर्जन का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किस परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। 2 इलेक्ट्रॉन है मान लो किसी परमाणु में, जैसे ये 3p(Z) कक्षक है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं मान लो A और B, तो इसके लिए चारों क्वांटम संख्याएं का मान समान नहीं होगा। अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान होगा। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या समान है, तो डेफिनेटली चक्रण क्वांटम संख्या डिफरेंट होगी। कैसे? जैसे 3 का मतलब n बराबर यहाँ 3 है, मुख्य क्वांटम संख्या दोनों के लिए 3 है। फिर L का मान, P के लिए L का मान क्या होता है? 1 होता है। फिर M का मान pZ के लिए 0 होता है और S का मान +½ है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो दूसरे के लिए -½ यानी अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं के मान ही समान हो सकते हैं। चौथी क्वांटम संख्या में एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में गति करेगा तो दूसरा डेफिनेटली वामावर्त दिशा में गति करेगा। दक्षिणावर्त दिशा में गति कर रहा है तो इसका S का मान चक्रण क्वांटम संख्या का मान +½ होगा, और अगर वामावर्त दिशा में गति कर रहा है तो इसके लिए S का मान -½ होगा। ठीक है स्टूडेंट। इसे पाउली के अपवर्जन का नियम कहते हैं। अर्थात परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, मैक्सिमम 3 का ही समान होगा। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या का मान समान है, तो डेफिनेटली ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है और ये चक्रण क्वांटम संख्या है, तो चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अब पाउली के अपवर्जन नियम में से हम क्या क्या पता लगाते हैं कि मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों का वितरण और क्वांटम संख्याओं का मान। मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण एवं क्वांटम संख्याएं। जैसे यहाँ पर क्वांटम संख्याएं ले ली हमने, यहाँ उपकोष का प्रतीक ले लिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या है कक्ष, उपकक्ष में, और यहाँ है कक्ष में। ठीक है स्टूडेंट। क्वांटम संख्याएं n, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या 1, 2, तो n के लिए L के मान 0 से n-1, 0 से n-1, 0, 1। L का मान क्या होगा? 2L+1 से निकाल लेंगे L का m का मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, तो यह आ जाएगा 0, L का मान है। इसके लिए भी 0 आ जाएगा, इसके लिए 12 + 1 से 3 आ जाएंगे, और 3 मान m के कौन कौन से होंगे? 0 होगा,
प्लस हाफ होगा माइनस हाफ होगा, क्योंकि 2l + 1 l का मान 1 है, तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2 और 1 3, 3 मान हो जाएंगे और 3 मान m के कौन होंगे 0 प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है स्टूडेंट। और s का मान इसके लिए जो होगा, s का जो मान होगा वो होगा प्लस हाफ माइनस हाफ, s का जो मान होगा 1 होगा प्लस हाफ और 1 होगा माइनस हाफ, ऐसे ही प्लस हाफ इसके लिए और माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणार्थ दिशा में गति करेगा और दूसरा वामार्थ दिशा में, प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है स्टूडेंट। अब उपकोष का प्रतीक ये n 1 और l का मान 0 है तो ये 1s होगा, ये 2s होगा क्योंकि l का मान s के लिए क्या होता है l का मान 0 होता है, और ये 2 और l का मान 1 है तो ये p के लिए l का मान 1 होगा। उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s में 2 होंगे और p में अधिकतम 6 होते हैं, तो इसमें कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे और इसमें 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का वितरण और क्वांटम संख्याओं के मान बताते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम या हुंड का नियम। इस नियम के अनुसार जब समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, यानी युग्मन से पहले अयुग्मन होगा। जैसे मान लो हमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं p उपकोष के 3 कक्षक में, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा फिर उसके बाद हम युग्मन करेंगे, यानी युग्मन से पहले अयुग्मन, यानी इलेक्ट्रॉन अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर आपने जैसे हमें इसमें D6 में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, डी उपकोष के 5 कक्षक होते हैं, तो ऐसे अगर आपने भरे हैं तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले युग्मन कर दिया तो ये गलत है। हमें पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है और सब में एक एक भरने के बाद फिर हम युग्मन करना शुरू कर देंगे, जोड़ा करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अर्थात युग्मन से पहले अयुग्मन होगा, युग्मन से पहले अयुग्मन, अर्थात समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, समान ऊर्जा के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरते हैं कि वो अयुग्मित अवस्था में भरे जाएं, ठीक है स्टूडेंट। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में जाते हैं, जैसे ही अलग अलग कक्षकों में जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है तो उनके बीच में अंतर इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, क्योंकि प्रतिकर्षण बल होता है तो ऊर्जा बढ़ जाती है और स्थायित्व कम हो जाता है, इसलिए ऊर्जा का मान ना बढ़े, क्योंकि ऊर्जा बढ़ने से स्थायित्व में कमी हो जाती है तंत्र के, इसलिए अलग अलग कक्षकों में जाने से इनके बीच में अंतर इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता। इसलिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो हैं अलग अलग कक्षकों में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता। जैसे बस में बहुत सारी सीटें हैं, एक सीट है जैसे, तो वहाँ पर 3 बैठ सकते हैं, तो जैसी कोई सवारी चढ़ेगी तो वो सबसे पहले अलग अलग बैठना पसंद कर देगी। जब सारी सीटें भर जाती हैं तो उसके बाद युग्मन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन अकेला रहना अधिक पसंद करता है, क्योंकि जब वो अकेले रहते हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करते, ठीक है। दूसरी बात है, अर्धभरे और अर्धभरे और पूर्ण भरे कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं अन्य कक्षकों की तुलना में। जैसे ये है D5 है, ये ज़्यादा स्थायी है D4 से। तो D5 क्या है, अर्धभरा है, क्योंकि D उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 10 का आधा हो जाएगा D5। तो अर्धभरे कक्षक और पूर्ण भरे कक्षक जो होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, अन्य कक्षकों की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं। ऐसे ही D10 कक्षक पूर्ण भरा है तो ये D9 से ज़्यादा स्थायी है, क्योंकि अर्धभरे कक्षक और पूर्ण भरे कक्षक से
तंत्र सम्मितता ले लेता है, सम्मितता आ जाती है, सम्मितता से तंत्र में स्थायित्व, तंत्र के स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अर्धभरे कक्षक जो होते हैं वो पूर्णभरे कक्षक, अर्धभरे और पूर्णभरे कक्षक अन्य कक्षकों से ज़्यादा स्थायी होते हैं। दूसरी बात, जिन कक्षकों की स्थायीकरण ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, स्थायीकरण ऊर्जा का मान, यह हम हुंड के पॉइंट पढ़ रहे हैं, हुंड के नियम के, तो जिन कक्षकों की स्थायीकरण ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है उनका स्थायित्व भी ज़्यादा होता है। स्थायीकरण ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो उन कक्षकों के स्थायित्व का मान भी ज़्यादा होगा। तो स्थायीकरण ऊर्जा क्या होती है? स्थायीकरण ऊर्जा होती है, स्थायीकरण ऊर्जा यानी एक कक्षक से एक उपकोष के एक कक्षक से दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना स्थायीकरण कहलाता है, विनिमय कहलाता है। और स्थायीकरण ऊर्जा जो होती है वो विनिमय ऊर्जा और माइनस युग्मन ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। विनिमय ऊर्जा माइनस युग्मन ऊर्जा, ठीक है स्टूडेंट, विनिमय ऊर्जा माइनस युग्मन ऊर्जा। और विनिमय ऊर्जा क्या होती है? विनिमय ऊर्जा का सूत्र होता है एन के और युग्मन ऊर्जा का सूत्र होता है एक्स पाई। एन यहाँ पर समांतर या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कैसे निकाली जाती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, ठीक है। तो समांतर चक्कर करने वाले अकेले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र है n × n-1। n यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और k विनिमय ऊर्जा है। विनिमय का मतलब एक्सचेंज, यानी इस वाले कक्षक से दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, विनिमय हो जाना। और x पाई यहाँ पर युग्मन ऊर्जा है और x इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। जैसे इस कक्षक में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 3 जोड़े हैं, तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या x बराबर हो जाएगा 3। इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है? जोड़े कितने हैं? 3 हैं, तो x का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जिन कक्षकों के लिए स्थायीकरण ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है उनकी स्थायित्व उनका ज़्यादा होता है, ठीक है, उनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। और ये स्थायीकरण ऊर्जा विनिमय ऊर्जा माइनस युग्मन ऊर्जा के बराबर होती है, n के माइनस एक्स पाई होती है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे इसको हम विनिमय को समझें, विनिमय का मतलब होता है एक उपकोष के एक कक्षक से दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जैसे D5 कक्षक की स्थायीकरण ऊर्जा D4 से ज़्यादा है, इसलिए D4 जो है अर्धभरा विन्यास है, इसका स्थायित्व ज़्यादा है D4 से। कैसे? हम D4 में विनिमय पढ़ेंगे। ये D4 कक्षक है, D उपकोष के 5 कक्षक होते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसको इलेक्ट्रॉन नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4। तो कितने विनिमय हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन 1 का 1 विनिमय होता है, ये इसमें चला जाए और ये इसमें चला जाए, 1 विनिमय, दूसरा विनिमय और तीसरा विनिमय, 3 विनिमय हो गए। इलेक्ट्रॉन 1 के विनिमय बराबर 3। इलेक्ट्रॉन 2 कितने करेगा? 1 और 2। इलेक्ट्रॉन 2 का विनिमय कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन 2 के 2 विनिमय होंगे, तो ये 2 इससे करेगा और इससे करेगा। और 3 इलेक्ट्रॉन 3 का विनिमय बराबर 1, क्योंकि 3 इससे ही करेगा, क्योंकि इसके साथ तो हो चुका है। तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ विनिमय करेगा, इसके साथ करेगा, इसके साथ 3 विनिमय। इलेक्ट्रॉन 1 के 3 विनिमय होंगे, इलेक्ट्रॉन 2 के 2 होंगे, क्योंकि ये इससे करेगा और ये इससे करेगा, तो 2 विनिमय होंगे इलेक्ट्रॉन 2 के। और इलेक्ट्रॉन 3 का 1 ही होगा, क्योंकि इसके पहले वालों से तो हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन 3 के 1 ही विनिमय होंगे। टोटल विनिमय कितने होंगे? टोटल विनिमय बराबर 6। अब हम बात करें D5 की, क्योंकि D4 के कितने विनिमय हो रहे हैं? विनिमय हो रहे हैं 6। जितना ज़्यादा विनिमय होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा डाउन होगी, ज़्यादा घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा में कमी होगी, स्थायित्व में वृद्धि हो जाएगी। हम D5 की बात करें, D5 में कितने विनिमय होंगे? हम D5 की बात करते हैं
ये D5, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन के कितने विनिमय हैं? 2, 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन, 1 के 4 विनिमय, 2 के 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 के 3 विनिमय, इलेक्ट्रॉन 3 के 1 और 2, इलेक्ट्रॉन 3 के 2 विनिमय और इलेक्ट्रॉन 4 का 1 विनिमय होगा, इलेक्ट्रॉन 4 का 1 विनिमय। तो टोटल 4 और 3 7 और 3 10 विनिमय हो गए टोटल। ज़्यादा विनिमय हो गई तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, ज़्यादा विनिमय के कारण ऊर्जा ज़्यादा कम होगी और स्थायित्व बढ़ेगा, ऊर्जा कम होगी तो स्थायित्व बढ़ेगा। इसलिए D5 विन्यास जो है D4 से ज़्यादा स्थायी है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा विनिमय होंगे इसलिए अर्धभरे कक्षक और पूर्णभरे कक्षक अन्य कक्षकों से ज़्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, विनिमय ज़्यादा होगा तो स्थायित्व ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्थानांतरित हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो ऊर्जा लेस होगी, काम करेगा इलेक्ट्रॉन, गति करेगा, ऊर्जा में कमी होगी, ऊर्जा में कमी होगी तो स्थायित्व बढ़ेगा, क्योंकि ऊर्जा और स्थायित्व एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऊर्जा में लेस होगा तो स्थायित्व बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आता है N+L का नियम। N+L ये भी आपको का सिद्धांत के नियम है तीसरा। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु के कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाओं की जानकारी मिलती है कि किसकी ऊर्जा सबसे कम है और किसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, किन कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा है। तो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उन्हीं कक्षकों में भरे जाते हैं जिनके लिए N+L का मान कम होता है। इलेक्ट्रॉन पहले उन्हीं कक्षकों में भरे जाते हैं जिनके लिए N+L का मान कम होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरा जाएगा। जैसे हम बात करें, अगर मान लो 2 कक्षक हैं, उनके लिए N+L का मान समान है, तो फिर इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होगा। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। जैसे पहले ये 1s है, एरो सिस्टम से समझेंगे। ये 1s, ये 2s, इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पर स्पेस है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 1 2 3 4, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d और 6f, 7s, 7p। इस प्रकार से हम इसको करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे, सबसे पहले तीर चलाते हैं। जिसको सबसे पहले तीर लगे उसको पहले लिख लेंगे हम। सबसे पहले जिसको लगे तीर, तो 1s में सबसे पहले भरा जाएगा। उसके बाद इस तीर को देखो, इससे ज़्यादा एनर्जी है 2s, 2s के बाद फिर 2p आ रहा है, 2p के बाद फिर 3s आ रहा है, 3s के बाद आ रहा है 3p, ये तीसरा तीर है। उसके बाद 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 4s के बाद ये तीसरा चौथा तीर आ गया। ये सबसे पहले किस गोले को मार रहा है तो उसको पहले लिखना है 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s। उसके बाद फिर हम इस वाले तीर की बात करेंगे। पहले इस वाले तीर की बात करें, इसको ख़त्म किया, सबसे पहले ये गोला लिख दिया। फिर इस वाले तीर में ये गोला सबसे पहले ख़त्म किया, इसको लिखा। फिर इस वाले तीर की बात करें तो इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। फिर इस वाले तीर की बात करें, इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। इस वाले तीर में देखें, फिर इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। इस वाले तीर को लिखें, इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम, ऊर्जा का आरोही क्रम है ये, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 10। ठीक है, इस प्रकार से हम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, अगर हमें परमाणु क्रमांक पता हो तो। हम ये देखेंगे बाद में।
अब n+l का मान जिन कक्षकों के लिए n+l का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाएंगे। तो पहले इसमें भरा जाएगा कि 1s कक्षक के लिए n+l का मान क्या है, n यहाँ पर 1s में n का मान 1 है और s के लिए l का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 1। उसके बाद 2s के लिए n+l का मान n का मान 2 है और s के लिए 0, तो 2 है। उसके बाद 3p के लिए 2p के लिए 2 और p के लिए l का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है, तो इसके लिए हो गया 3। ऐसे ही यानी कि n+l का मान बढ़ता जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरे जाते हैं जिनके लिए l+l का मान कम होता है। अब 2 कक्षक हैं जिनके लिए l+n का मान समान है, फिर किस में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन पहले, तो जिसके लिए n का मान कम होगा। जैसे 5d और 4f की बात करें तो इन दोनों कक्षों के लिए n+l का मान समान है। देखो कैसे, इसके लिए n का मान 5d में देखें तो n का मान कितना है, 5, और l का मान d के लिए कितना होता है, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2, तो n+l का मान 5 + 2 = 7। 4 में देखें n का मान 4 और l का मान f के लिए कितना होता है, d के लिए 2 है, तो f के लिए होता है l का मान 3, तो n+l = 4 + 3 = 7। तो दोनों के लिए n+l का मान समान है। तो अब इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा, तो जिसके लिए n का मान कम होगा। तो 4f में n का मान 4 है और 5d में n का मान 5 है, तो ये ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4f में भरा जाएगा, पहले 4f में भरा जाएगा, फिर भरा जाएगा 5d में। ऐसे ही हम बात करें 3d के लिए और 4p के लिए, तो इन दोनों के लिए n+l का मान समान है। जैसे 3 प्लस में d के लिए होता है 2, तो 5 हो गया n+l का मान, क्योंकि l का मान d के लिए 2 होता है। ऐसे ही n+l का मान 4 प्लस में p के लिए 1 होता है, तो ये भी हो गया 5। दोनों के लिए n+l का मान 5 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले अब किस में भरा जाएगा, तो जिसके लिए n का मान कम हो। तो n का मान 3d के लिए 3 है और 4p के लिए क्या है, 4 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा, 3d में भरा जाएगा, फिर बाद में भरा जाएगा 4p में। ठीक है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं, और कम ऊर्जा वाला कक्षक वो होता है जिसके लिए n+l का मान कम हो, जिसके लिए n+l का मान कम हो। अगर 2 कक्षकों के लिए n+l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन फिर उस कक्षक में भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर लेते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक 15 है फास्फोरस के लिए, 16 है सल्फर के लिए। तो कैसे भरते हैं 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, 2 और 2 4 और 6 10 और 3 15 हो गए। ऐसे ही सल्फर के लिए 16 भरने हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। ठीक है, इस प्रकार से 20 भरना है हमें परमाणु क्रमांक कैल्शियम के लिए होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। कितना हो गया, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20 हो गए, क्योंकि परमाणु क्रमांक 20 है कैल्शियम का। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से स्कैंडियम की बात करें 21 होता है स्कैंडियम का। कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और 3d10 और 4s1। तो कितने हो गए, 2 और 2 4 6 10, 2 12 और 6 18 और 10 18 और 6 18 और 10, हमें 21 भरने हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो 2 और 2 4 और 6 10 2 12 और 6 18, हमें 3 और भरने हैं। तो 3 भरने हैं, तो हमें ऐसे भरने होंगे कि 2 तो हमने भर दिए इसमें और फिर उसके बाद इसमें 1 भर दिया, तो 18 और 2 20 और 1 21। यानी पहले हम इसमें भर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर n+l का मान कम है। लिखेंगे पहले 3d को, लेकिन भरेंगे पहले हम 4s में क्योंकि इसके लिए n+l का मान कम है, और उसके बाद जो बचेगा वो उसको हम लास्ट में 3d में भरेंगे। जिसके लिए n+l का मान कम होगा पहले उसमें भरेंगे, क्योंकि 4s के लिए n+l का मान क्या है 4 है, और 3d के लिए
5 है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरे जाएंगे। लिखेंगे तो हम 3d को पहले, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से भरे जाते हैं। ऐसे ही मान लो जिंक का भरना है हमें, जिंक का 30 है, तो 1s2 2s2, वही एरो सिस्टम से जो मैंने आपको बताया था, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, जो पहले गिरेगा उसको पहले लिख लेंगे तीर के हिसाब से। ये पहले गिरा, इसको पहले लिख लिया 1s, फिर 2s को लिखा, फिर 2p को लिखा, फिर 3s को लिखा, फिर 3p को लिखा, फिर 4s को लिखा। ऐसे एरो सिस्टम से हमें जिंक में भरना है 30 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d और 4s, 2 और 2 4, 6 10, 2 12 और 6 18, 18 और 10 28, 28 और 2 ये हो गए 30। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये n+l के नियम के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना था। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में डालो। इस नोट्स की, इस वाली यूनिट की PDF हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।